नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन दिस सर्किट व्हाट विल हैपन व्हेन एल इज इंक्रीज। देखो किसी भी सर्किट में जो एल होता है, एल मीन्स इंडक्टेंस होता है, वो अगर इंक्रीज होगा तो उस सर्किट का जो बैंडविड्थ होता है वो इंक्रीज होता है, या फिर उसका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है वो इंक्रीज होता है, या फिर उस सर्किट का जो क्यू फैक्टर होता है वो डिक्रीज मीन्स कम होता है, या फिर उस सर्किट का जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है वो डिक्रीज होता है, कम होता है। तो इसका आंसर होगा जब किसी भी सर्किट का इंडक्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होता है तो उस सर्किट का जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है उसका वैल्यू डिक्रीज होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। इसमें ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और ये जो एल है ये है इंडक्टेंस। तो ये एल और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर इंडक्टेंस का वैल्यू एल का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इसका वैल्यू कम होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डमी कॉइल इन ए डीसी जनरेटर इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस। देखो डीसी जनरेटर में जो डमी कॉइल होता है उसको हम ये चार ऑप्शन में से किसको रिड्यूस कम करने के लिए यूज करते हैं। मैकेनिकल अनबैलेंस को कम करने के लिए डमी कॉइल का यूज किया जाता है, या फिर हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, या फिर आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, या फिर टेंडेंसी फॉर रिवर्सल को कम करने के लिए डमी कॉइल को डीसी जनरेटर में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डीसी जनरेटर में डमी कॉइल को हम मैकेनिकल अनबैलेंस्ड को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये डमी कॉइल क्या होता है, देखो ये जो फिगर देखो इसमें 8 स्लॉट है। 8 स्लॉट में से देखो इधर 6 स्लॉट में कंडक्टर है और बाकी जो 2 स्लॉट है इसमें कंडक्टर नहीं है। तो ये जो 2 स्लॉट है जहाँ पर कंडक्टर नहीं है इसी स्लॉट में हम क्या करते हैं ना डमी कॉइल का यूज करते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट बात याद रखो, जो डमी कॉइल जो होता है मीन्स जो 2 स्लॉट है इसमें जो कंडक्टर है मीन्स जिसको हम डमी कॉइल कहते हैं, ये दोनों कॉइल के साथ क्या होता है ना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ मैकेनिकल बैलेंस के लिए ही यूज किया जाता है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं रहता है। बाकी जो ये जो 6 स्लॉट है इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किया जाता है, लेकिन डमी कॉइल में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्साइटर फॉर एन ऑल्टरनेटर इज ए स्मॉल डीसी डैश जनरेटर। देखो ऑल्टरनेटर में जो एक्साइटर का हम यूज करते हैं वो एक स्मॉल डीसी सीरीज मोटर जनरेटर होता है, या फिर स्मॉल डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है, या फिर स्मॉल डीसी शॉर्ट जनरेटर होता है, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल्टरनेटर की जो एक्साइटर होता है वो हमारा एक स्मॉल डीसी शॉर्ट जनरेटर होता है। ऑप्शन नंबर ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये बात देखो, ये जो फिगर है क्यों हम डीसी शॉर्ट जनरेटर का यूज करते हैं, क्योंकि देखो मान लो ये हमारा ऑल्टरनेटर है, इसमें ये रोटर है, ये जो रोटर है इसको हम क्या करते हैं ना कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंट सप्लाई देते हैं और डीसी सप्लाई ही देते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन कॉन्स्टेंट सप्लाई देता है ना, जो डीसी शॉर्ट जनरेटर होता है ये हमें कॉन्स्टेंट सप्लाई देता है। सीरीज और कंपाउंड से हमें कॉन्स्टेंट सप्लाई नहीं मिलता है, शॉर्ट जनरेटर से ही हमें कांस्टेंट सप्लाई मिलता है। तो इसीलिए जो ऑल्टरनेटर का एक्साइटर होता है उसमें हम स्मॉल डीसी शॉर्ट जनरेटर का यूज करते हैं, इसीलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट थ्रू एन इंडक्टेंस फ्लो। देखो जब किसी इंडक्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होता है तो अब ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होता है। उसमें जो करंट होता है वो लिनियरली ग्रोथ मीन्स लिनियरली इंक्रीज होता है, या फिर लिनियरली कम होता है, या फिर एक्सपोनेंशियली कम होता है, या फिर एक्सपोनेंशियली ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा जब किसी इंडक्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, मीन्स एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो इंडक्टेंस का करंट होता है वो कुछ इस फॉर्मूला के थ्रू इंक्रीज होता है। अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, देखो ये होता है उसका ग्राफ होगा, मीन्स धीरे धीरे पहले 0 था उससे थोड़ा इंक्रीज होगा, ये होता है ये है उसका ग्राफ। मीन्स ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, लिनियर ग्रोथ नहीं है, तो ये नहीं होगा ये, क्योंकि ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ये जो फिगर है ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फिगर है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब इंडक्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होता है तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा उसका करेक्ट आंसर, और ये है उसका फिगर, इसको भी आपको याद रखना होगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सिंक्रोनस जनरेटर
ऑपरेटिंग एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। देखो जब एक सिंक्रोनस जनरेटर कौन सा पावर फैक्टर में ऑपरेटिंग कर रहा है ना, जीरो लैगिंग पावर फैक्टर में ऑपरेटिंग करता है, तो इनमें से कौन जो आर्मेचर रिएक्शन में इफेक्ट होता है वो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट रहता है, या फिर आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट रहता है, या डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट रहता है, या दोनों रहता है। तो इसका आंसर होगा जब एक सिंक्रोनस जनरेटर जीरो लैगिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट कर रहा है तो अब उसका जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसका इफेक्ट हमारा डीमैग्नेटाइजिंग रहेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं क्योंकि अगर एक जीरो पावर फैक्टिंग लैगिंग में काम कर रहा है तो वो प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग होगा, जो इसका आंसर है। और अगर जीरो पावर फैक्टर लीडिंग में काम कर रहा है तो प्योरली मैग्नेटाइजिंग होगा। और अगर ये रेजिस्टिव लोड मीन्स यूनिटी पावर फैक्टर में काम कर रहा है तो ये क्या होगा ना, मैग्नेटाइजिंग होगा। ये आपको याद रखना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबल फॉर आर्क वेल्डिंग सेट आर यूजुअली। देखो जो आर्क वेल्डिंग होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी कहते हैं, उसका जो केबल होता है वो हमारा नॉट प्रोवाइडेड विथ इंसुलेशन एज ऑपरेटिंग वोल्टेज 100 वोल्ट से अगर कम वोल्ट वाला कैपेबल वाला केबल होगा तो उसको हम यूज नहीं करते हैं आर्क वेल्डिंग में। या फिर हाई प्रेशर गैस इंसुलेटेड केबल को यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग में, या फिर वोल्केनाइज्ड रबर इंसुलेटेड को यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग में, या फिर पेपर इंसुलेटेड केबल को यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आर्क वेल्डिंग या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है उसमें हम वोल्केनाइज्ड रबर इंसुलेटेड केबल को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये है हमारा वेल्डिंग मशीन, इसमें ये जो केबल है ये हमारा कौन सा टाइप ऑफ केबल है ना, वोल्केनाइज्ड रबर इंसुलेटेड केबल है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना होगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मैक्सिमम व्हेन। देखो एक इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ये 4 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन में मैक्सिमम होता है, स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम होता है? जब इस इंडक्शन मोटर का रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस दोनों इक्वल बराबर होते हैं, या फिर जब इस इंडक्शन मोटर का रोटर रेजिस्टेंस 2 टाइम 2 गुना होता है रोटर रिएक्टेंस से, या फिर जब रोटर रेजिस्टेंस हाफ होता है रोटर रिएक्टेंस से, या फिर जब रोटर रेजिस्टेंस क्या होता है स्क्वायर रूट टाइम होता है रोटर रिएक्टेंस का, उस कंडीशन में मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब एक इंडक्शन मोटर का रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू और रोटर रिएक्टेंस का वैल्यू दोनों क्या होता है बराबर इक्वल होता है, उस कंडीशन में स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला देखो एक्सएम मीन्स रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों बराबर होता है। हैंड स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मैक्सिमम व्हेन रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर व्हिच मेथड ऑफ स्टार्टिंग एन इंडक्शन मोटर इज एक्सपेक्टेड टू टेक लार्जेस्ट स्टार्टिंग करंट। देखो इधर 4 मेथड है। एक है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड, दूसरा है स्टार्टर रोटर मेथड, तीसरा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड, चौथा है स्टार्ट डेल्टा स्टार्टिंग मेथड। इनमें से कौन सा मेथड में अगर हम एक इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करेंगे तो उसका स्टार्टिंग करंट क्या होगा ना सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर होगा जो DOL स्टार्टिंग मेथड होता है या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड होता है, उसमें क्या होता है इसी मेथड में अगर हम एक इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करेंगे तो उसका स्टार्टिंग करंट क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, इसे देखकर आप समझ पाएंगे। अगर देखो ये DOL स्टार्टर मेथड में हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग करंट DOL करंट के साथ बराबर रहता है। अगर हम स्टार्ट डेल्टा में करते हैं तो 1/3 होता है, और अगर ऑटो ट्रांसफॉर्मर करें तो इधर भी हम कम होता है, और स्टार्ट डेल्टा में भी कम होता है। तो मैक्सिमम कहाँ पर होता है ना DOL स्टार्टिंग मेथड में होता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड द कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट विल बी। देखो जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम क्या करेंगे ना एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एंट्री करेंगे या इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो 0 होगा, या फिर ज़्यादा जितना था उससे इंक्रीज होगा, या जितना था उससे कम होगा, या जितना था उतना ही रहेगा। तो इसका आंसर होगा जब किसी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम क्या करेंगे ना एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे एंट्री करेंगे तो
तब उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 ए डिवाइड बाई डी, ये होता है उसका फॉर्मूला। ये है कैपेसिटेंस और ये जो डी है ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन दो प्लेट होता है। तो दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो ये एक प्लेट है, ये और एक प्लेट है, ये एक हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। अगर इस डी का वैल्यू क्या होता है, कम होगा तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। देखो अगर हम इसके अंदर क्या करेंगे ना, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एंट्री करेंगे, इधर देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एंट्री करेंगे तो ये डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अगर इसका वैल्यू कम होता है तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी ओपन सर्किट करंट एंड वोल्टेज प्लॉट। देखो जब हम क्या करते हैं, एक ओपन सर्किट में ओपन सर्किट का एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, तो कौन सा फिगर बनता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है एबव ओरिजिन के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, या फिर ओरिजिन के थ्रू एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, या फिर एक वर्टिकल लाइन होता है थ्रू ओरिजिन, या फिर एक वर्टिकल लाइन होता है अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका आंसर होगा जब हम एक ओपन सर्किट की वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक में से ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है ना, एक वर्टिकल लाइन मिलता है थ्रू और ओरिजिन। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, मान लो ये ग्राफ है, ये करंट का लाइन है और ये वोल्टेज का लाइन है। ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में क्या होता है ना, जो वोल्टेज होता है वो उसका वैल्यू ज़्यादा रहता है और करंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो करंट का वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगा, वोल्टेज वैल्यू 1 2 3 इंक्रीज होगा लेकिन करंट का वैल्यू जीरो ही रहेगा। तो इसलिए वर्टिकल होगा थ्रू ओरिजिन के तरफ, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।